वैक्सीन जरूर करवानी है तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है ਤੁਹਾਨੂੰ पीएम मोदी और सीएम ठाकरे की मुलाकात पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, हम इस चर्चा से कई लोगों के चेहरों का रंग उड़ता हुआ देख रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में कम हुई कोरोना की रफ्तार। व्यापारियों ने केजरीवाल सरकार से की मांग, अगले हफ्ते से खुल सकते हैं सैलून और वीकली बाजार। डोर टू डोर वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर होगा राजस्थान का बीकानेर। कल से होगा अभियान का आगाज। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में दर्ज हुए 80,834 नए केस। 3,330 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने समिट के पहले आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के दौरान एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। इस मंत्र को जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल की ओर से भी समर्थन मिला। सेशन के दौरान पीएम मोदी ने भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान G7 और अन्य गेस्ट देशों द्वारा किए गए सपोर्ट की सराहना की और कोरोना से लड़ने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत समेत दूसरे देशों को वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति में छूट देने की मांग की। उन्होंने कच्चे माल से बैन हटाने की मांग की ओर रुख करते हुए कहा कि वैक्सीन बनाने वाले देशों को इसके लिए कच्चा माल मिलना चाहिए। वहीं बैठक में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने वैक्सीन पर भारत को रियायत देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन के मुद्दे पर भारत की मदद करेंगे। आपको बता दें कि इस बार भारत के अलावा रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी बतौर मेहमान देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। रविवार की सुबह केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल तिरुमाला के बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो महान और पवित्र तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल आंध्र प्रदेश समेत भारत के तमाम लोग कोरोना से काफी परेशान हैं। इसके लिए उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की है कि वो इस महामारी से हम सब की रक्षा करें। Always a divine experience to take the blessings of Lord Balaji. I feel blessed that I got the opportunity today to darshan at Tirumala of Lord Balaji. I pray that His blessings are on all the people of India, of all the people of Andhra Pradesh, of all the people who have in this very unfortunate period suffered due to Corona. I am sure with His blessings and with the good Lord's
जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अनुच्छेद 370 पर की गई टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी भारत के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, भले ही वो 100 जन्म क्यों न ले ले। रैना ने विपक्षी दल पर पाकिस्तान अलगाववादियों और दूसरे आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाने का भी इल्जाम लगाया। रविंद्र रैना ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत माता के खिलाफ साजिश और पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट मूल रूप से गांधी परिवार द्वारा लिखी गई थी और पाकिस्तान से निर्देशित थी। एक क्लब हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने सिंह की टिप्पणी पर कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना एक दुखद फैसला था, जिसकी हमने लगातार मुखालिफत की। जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट करके, हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया किया है। बौखलाहट में, घबराहट में आके ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का षड्यंत्र था जो उत्तरी कश्मीर के सोपुर में पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, 3 सिविलियंस शहीद हो गए। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इस कोरोना काल में भी पाकिस्तान ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान कश्मीरियों का कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है। कांग्रेस पार्टी के नेता। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज जस्टिस संजय यादव शपथ लेंगे। राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो यूपी से ये बड़ी खबर एएनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको शपथ दिलाएंगी। तो यूपी से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। आज जस्टिस संजय यादव शपथ लेंगे और राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे संजय यादव। तो दोपहर 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी संजय यादव को शपथ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज कुमार मौजूद हैं। अनुज जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब ये ऐलान एक तरह से हो गया कि राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो आनंदीबेन पटेल की जो पहले कहा जा रहा था कि कोई और भी शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं आनंदीबेन पटेल के अलावा, तो क्या कुछ और खबर है इसके अलावा? देखिए, 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नेता की शपथ दिलाएंगे जस्टिस संजय को, क्योंकि वो हाई कोर्ट के चीफ जज के पद पर शपथ लेंगे। और इससे पहले जब इनकी अगर वो देखा जाए कि इनका कार्यकाल क्या रहा, क्या नियुक्ति क्या रही, क्योंकि उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना है, क्योंकि इनकी जो कार्य शैली है और अनुभव है वो काफी लंबा माना जाता है और काफी प्रभावी माना जाता है। तो इस शपथ ग्रहण में कौन कौन आएंगे, फिलहाल तो अभी इस बात की कोई भी चर्चा नहीं है। पर हाँ, कोविड को देखते हुए फिलहाल कम ही लोगों को बुलाया जाएगा। अभी फिलहाल लिस्ट से बाहर नहीं आई है। जैसे कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो सबसे पहले एएनबी न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग के तौर पर। ये भी बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वकील मौजूद हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, या जो न्यायाधीश पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं वो भी इस शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे?
जो चीफ जस्टिस है उनकी होने की संभावना है, और एडिशनल जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी एक होने की संभावना है, सॉलिसिटर जनरल की होने की संभावनाएं हैं। तो ये जो एडवोकेट्स हैं उनके फिलहाल होने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं 12 बजे किन लोगों को और आमंत्रित अनुज जी, किया इस जाए। महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ओडिशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस सेवा विभाग में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। यह ऐतिहासिक फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लंबे वक्त से ट्रांसजेंडर्स की तरफ से मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी है। डीजीपी ने इस बात की खुद पुष्टि की है। ओडिशा पुलिस ने रिक्तियों के लिए एप्लीकेशंस मांगे हैं और आवेदन करने के योग्य बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना भी जारी की है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी हैं। आवेदन पोर्टल 22 जून से 15 जुलाई तक खुला रहेगा। और इस वक्त रुख करेंगे बड़ी खबर का जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। जी हां, बंगाल से ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक और तेल टैंकर में एक भीषण टक्कर हुई है। जी हां, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ये बड़ी खबर, और इस टक्कर से दोनों वाहनों में आग भी लग गई। आग की वजह से 3 लोगों के जिंदा जलने की खबर भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर, दिल को दहला देने वाली खबर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जहां पर 2 वाहनों में भीषण टक्कर के बाद 3 जिंदा लोगों की जलने से मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों वाहन आग के बाद धू कर जल रहे हैं। चारों तरफ जो है इस भीषण टक्कर के बाद, आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आप देख सकते हैं कि आग की लपटें आसमान को छू जाने पर आमादा हैं और धुएं का जो गुबार है वो चारों तरफ छाया हुआ है। आसमान तक धुएं का गुबार छाया हुआ है। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने शनिवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला करने के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों को भेजने का आग्रह किया। राव ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ सालों से तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में पार्टी के वफादार नेताओं और अन्य पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं के बीच मतभेद चल रहे हैं। राव ने यह भी कहा कि पार्टी ने मुद्दों को सुलझाने और पंजाब, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि मधुसूदन मिस्त्री को कर्नाटक में एआईसीसी पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब में पार्टी मामलों को देखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। लेकिन जब तेलंगाना कांग्रेस की बात आती है तो एआईसीसी हाईकमान केवल मनिकम टैगोर की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट पर ही अमल करती है। इजरायली संसद के अध्यक्ष ने नई सरकार के गठन को लेकर आज मतदान कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साल का शासन खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू के सहयोगी और संसद अध्यक्ष यारिव लेविन ने मतदान की तारीख और समय की घोषणा की थी। नई सरकार बनाने के लिए 8 राजनीतिक दलों के बीच हुए गठबंधन से इजरायल का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। 120 सदस्यों वाली संसद निसेट में गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत से कुछ ही अधिक सदस्यों का समर्थन है। गठबंधन को तोड़ने के लिए नेतन्याहू के समर्थकों ने संसद सदस्यों के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। लेकिन इसके बावजूद गठबंधन सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू का जो 12 साल का कार्यकाल है, अब उसको खत्म होने के कगार पर गठबंधन सरकार लेकर एक तरह से आ गई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 12 साल के बाद इस्राइल में गठबंधन सरकार नियुक्त होगी। तो फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द लौटता है। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो उत्तराखंड से सामने आ रही है। जी हां, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर एएनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, जहां पर 8 किलो चरस बरामद हुई है।
ड्रग तस्करों के साथ पुलिस कर्मियों की मिली भगत बताई जा रही है और इस बाबत 2 कांस्टेबल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है 8 किलो चरस की कीमत। हालांकि पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस का यह कहना है कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ सकते हैं। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जहां पर 8 किलो चरस बरामद की गई है पुलिस के द्वारा। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के अपने दौरे पर केन्या पहुंचे। कई अहम बैठकों में हिस्सा लेने पहुंचे एस जयशंकर ने नैरोबी पहुंचने के बाद केन्या की विदेश मंत्री रेशेल ओमामो से मुलाकात की। केन्याई समकक्ष के साथ बैठक की तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की। जयशंकर ने लिखा कि केन्या में आकर उनको काफी खुशी हुई। रेशेल ओमामो की ओर से जैसा स्वागत किया गया और जो शानदार मेजबानी के साथ साथ मेहमानवाजी मिली उसके लिए उनका धन्यवाद। जयशंकर ने कहा कि यूएनएससी के 2 सदस्यों के रूप में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एक विस्तृत बातचीत हमारे बीच हुई। ऐतिहासिक एकजुटता आज एक आधुनिक साझेदारी है। हम आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। जयशंकर 12 जून से 14 जून तक केन्या के दौरे पर हैं। वो केन्या की विदेश मंत्री के साथ साथ भारत केन्या संयुक्त आयोग की 3री बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राजधानी नैरोबी में जयशंकर भारत केन्या संबंधों को विस्तार देने के लिए केन्या सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और ये आगे और बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर केन्या की राजधानी नैरोबी पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने केन्या की विदेश मंत्री से मुलाकात की और एस जयशंकर ने बाकायदा खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि विदेश मंत्री के साथ उनकी जो बैठक रही वो बहुत ही कारगर रही। तो यहां पर एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने धारा 370 को लेकर कहा है कि कांग्रेस ना तो सत्ता में लौटेगी और ना ही धारा 370। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है, और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेस ही कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और पाकिस्तानियों से जबान में सिंपैथी चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों का। राहुल गांधी जी जवाब दें कि ये कांग्रेस पार्टी का 370 पर पाकिस्तानियों को दिया हुआ वचन क्या है। देखिए, कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो भी इस तरह का बयान देने में माहिर है और कांग्रेस भी माहिर है। फारूक अब्दुल्ला साहब को ज्यादा खुश नहीं होना है।
न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। सदा के लिए 370 को दफना दिया गया है। और तो फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटता है। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक रुख करते हैं बड़ी खबर का जो यूपी से सामने आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। तो यूपी के गोरखपुर से ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, ऐसी खबर भी सामने आई है। तो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और ऐसी खबर भी सामने आई है कि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर भी योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों के साथ मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने अकाली दल को लेकर कहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रहेगी। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी शुरू से कहते रहे जो मेडिकल के उपकरण हैं उन पे जीएसटी समाप्त की जाए। तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके प्रवक्ता उसकी वकालत करते थे। देर से ही सही, कम ही सही, कम से कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सलाह के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितनी बार पाकिस्तान का नाम लेती है उतनी बार भारतीय जनता पार्टी से लोगों को नफरत होती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के नाम पर नहीं, हिंदुस्तान के विकास के नाम पर आई थी, हिंदुस्तान में खुशहाली के नाम पर आई थी, हिंदुस्तान में रोजगार देने के नाम पर आई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तानी स्लोगन बहुत हो चुका। पाकिस्तान की बिरयानी प्रधानमंत्री जी खाए, इनके लोगों ने यात्राएं भी कर ली, पुराना मैत्री संबंध भारतीय जनता पार्टी नेताओं का पाकिस्तान से रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब पाकिस्तान का नाम लेकर अपने पाप को नहीं छुपा सकते, पाप को छुपा नहीं सकते हैं। देश की जनता इनका पाकिस्तानी स्लोगन समझ। मुझे लगता है अकाली जा चुके हैं, पंजाब से भी, दिल्ली से भी जा चुके हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी रहेगी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आएगी, ये पूरा देश जान और मान रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने समिट के पहले आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के दौरान एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। इस मंत्र को जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल की ओर से भी समर्थन मिला। सेशन के दौरान पीएम मोदी ने भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान G7 और अन्य गेस्ट देशों द्वारा किए गए सपोर्ट की सराहना की और कोरोना से लड़ने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत समेत दूसरे देशों को वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति में छूट देने की मांग की। उन्होंने कच्चे माल से बैन हटाने की मांग की ओर रुख करते हुए कहा कि वैक्सीन बनाने वाले देशों को इसके लिए कच्चा माल मिलना चाहिए। वहीं बैठक में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने वैक्सीन पर भारत को रियायत देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन के मुद्दे पर भारत की मदद करेंगे। आपको बता दें कि इस बार भारत के अलावा रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी बतौर मेहमान देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। रविवार की सुबह केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल तिरुमाला के बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो महान और पवित्र तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल आंध्र प्रदेश समेत भारत के तमाम लोग कोरोना से काफी परेशान हैं। इसके लिए उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की है कि वो इस महामारी से हम सब की रक्षा करें। Always a divine experience to take the blessings of Lord Balaji. I feel blessed that I got the opportunity today to darshan at Tirumala of Lord Balaji. I pray that His blessings are on all the people of India, of all the people of Andhra Pradesh, of all the people who have in this very unfortunate period suffered due to Corona. I am sure with His blessings and with the good Lord's जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अनुच्छेद 370 पर की गई टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी भारत के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, भले ही वो 100 जन्म क्यों न ले ले। रैना ने विपक्षी दल पर पाकिस्तान अलगाववादियों और दूसरे आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाने का भी इल्जाम लगाया। रविंद्र रैना ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत माता के खिलाफ साजिश और पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट मूल रूप से गांधी परिवार द्वारा लिखी गई थी और पाकिस्तान से निर्देशित थी। एक क्लब हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने सिंह की टिप्पणी पर कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना एक दुखद फैसला था, जिसकी हमने लगातार मुखालिफत की। जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट करके हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया किया है। बौखलाहट में, घबराहट में आके ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का षड्यंत्र था जो उत्तरी कश्मीर के सोपुर में पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, 3 सिविलियंस शहीद हो गए। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इस कोरोना काल में भी पाकिस्तान ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान कश्मीरियों का कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है। कांग्रेस पार्टी के नेता। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के
ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले च कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आज जस्टिस संजय यादव शपथ लेंगे। राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो यूपी से ये बड़ी खबर एएनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको शपथ दिलाएंगी। तो यूपी से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। आज जस्टिस संजय यादव शपथ लेंगे और राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे संजय यादव। तो दोपहर 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी संजय यादव को शपथ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज कुमार मौजूद हैं। अनुज जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब ये ऐलान एक तरह से हो गया कि राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो आनंदीबेन पटेल की जो पहले कहा जा रहा था कि कोई और भी शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं आनंदीबेन पटेल के अलावा, तो क्या कुछ और खबर है इसके अलावा? देखिए 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ग्रुप नेता की शपथ दिलाएंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ओडिशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस सेवा विभाग में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। यह ऐतिहासिक फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लंबे वक्त से ट्रांसजेंडर्स की तरफ से मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी है। डीजीपी ने इस बात की खुद पुष्टि की है। ओडिशा पुलिस ने रिक्तियों के लिए एप्लीकेशंस मांगे हैं और आवेदन करने के योग्य बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना भी जारी की है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी हैं। आवेदन पोर्टल 22 जून से 15 जुलाई तक खुला रहेगा। और इस वक्त रुख करेंगे बड़ी खबर का जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। जी हां, बंगाल से ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रक और तेल टैंकर में एक भीषण टक्कर हुई है। जी हां, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ये बड़ी खबर और इस टक्कर से दोनों वाहनों में आग भी लग गई। आग की वजह से 3 लोगों के जिंदा जलने की खबर भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर, दिल को दहला देने वाली खबर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एएनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जहां पर 2 वाहनों में भीषण टक्कर के बाद 3 जिंदा लोगों की जलने से मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
किस तरह से दोनों वाहन आग के बाद धू धू कर जल रहे हैं। चारों तरफ जो है इस भीषण टक्कर के बाद, आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आप देख सकते हैं कि आग की लपटें आसमान को छू जाने पर आमादा हैं और धुएं का जो गुबार है वो चारों तरफ छाया हुआ है। आसमान तक धुएं का गुबार छाया हुआ है। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो उत्तराखंड से सामने आ रही है। जी हां, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर ANP की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, जहां पर 8 किलो चरस बरामद हुई है। ड्रग तस्करों के साथ पुलिस कर्मियों की मिली भगत बताई जा रही है और इस बाबत 2 कांस्टेबल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है 8 किलो चरस की कीमत। हालांकि पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस का यह कहना है कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ सकते हैं। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जहां पर 8 किलो चरस बरामद की गई है पुलिस के द्वारा। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के अपने दौरे पर केन्या पहुंचे। कई अहम बैठकों में हिस्सा लेने पहुंचे एस जयशंकर ने नैरोबी पहुंचने के बाद केन्या की विदेश मंत्री रेशेल ओमामो से मुलाकात की। केन्याई समकक्ष के साथ बैठक की तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की। जयशंकर ने लिखा कि केन्या में आकर उनको काफी खुशी हुई। रेशेल ओमामो की ओर से जैसा स्वागत किया गया और जो शानदार मेजबानी के साथ साथ मेहमानवाजी मिली उसके लिए उनका धन्यवाद। जयशंकर ने कहा कि UNSC के 2 सदस्यों के रूप में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एक विस्तृत बातचीत हमारे बीच हुई। ऐतिहासिक एकजुटता आज एक आधुनिक साझेदारी है। हम आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। जयशंकर 12 जून से 14 जून तक केन्या के दौरे पर हैं। वो केन्या की विदेश मंत्री के साथ साथ भारत केन्या संयुक्त आयोग की 3री बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राजधानी नैरोबी में जयशंकर भारत केन्या संबंधों को विस्तार देने के लिए केन्या सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और ये आगे और बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर केन्या की राजधानी नैरोबी पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने केन्या की विदेश मंत्री से मुलाकात की और एस जयशंकर ने बाकायदा खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि विदेश मंत्री के साथ उनकी जो बैठक रही वो बहुत ही कारगर रही। तो यहां पर एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने शनिवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला करने के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों को भेजने का आग्रह किया। राव ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ सालों से तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में पार्टी के वफादार नेताओं और अन्य पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं के बीच मतभेद चल रहे हैं। राव ने यह भी कहा कि पार्टी ने मुद्दों को सुलझाने और पंजाब, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि मधुसूदन मिस्त्री को कर्नाटक में एआईसीसी पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब में पार्टी मामलों को देखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। लेकिन जब तेलंगाना कांग्रेस की बात आती है तो एआईसीसी हाईकमान केवल मनिकम टैगोर की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट पर ही अमल करती है। इजरायली संसद के अध्यक्ष ने नई सरकार के गठन को लेकर आज मतदान कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साल का शासन खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू के सहयोगी और संसद अध्यक्ष यारिव लेविन ने मतदान की तारीख और समय की घोषणा की थी। नई सरकार बनाने के लिए 8 राजनीतिक दलों के बीच हुए गठबंधन से इजरायल का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। 120 सदस्यों वाली संसद निसेट में गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत से कुछ ही अधिक सदस्यों का समर्थन है। गठबंधन को तोड़ने के लिए नेतन्याहू के समर्थकों ने संसद सदस्यों के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। लेकिन इसके बावजूद गठबंधन सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू का जो 12 साल का कार्यकाल है, अब उसको खत्म होने के कगार पर गठबंधन सरकार लेकर एक तरह से आ गई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 12 साल के बाद इस्राइल में गठबंधन सरकार नियुक्त होगी। तो फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द लौटता है। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने धारा 370 को लेकर कहा है कि कांग्रेस ना तो सत्ता में लौटेगी और ना ही धारा 370। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है, और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेसी कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और पाकिस्तानियों से जबान में सिंपैथी चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों का। राहुल गांधी जी जवाब दें कि ये कांग्रेस पार्टी का 370 पर पाकिस्तानियों को दिया हुआ वचन क्या है। देखिए, कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो भी इस तरह का बयान देने में माहिर है और कांग्रेस भी माहिर है। फारूक अब्दुल्ला साहब को ज्यादा खुश नहीं होना है। न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। सदा के लिए 370 को दफना दिया गया है। और तो फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटता है। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक रुख करते हैं बड़ी खबर का जो यूपी से सामने आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। तो यूपी के गोरखपुर से ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, ऐसी खबर भी सामने आई है। तो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और ऐसी खबर भी सामने आई है कि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर भी योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों के साथ मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने अकाली दल को लेकर कहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रहेगी। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी शुरू से कहते रहे जो मेडिकल के उपकरण हैं उन पे जीएसटी समाप्त की जाए। तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके प्रवक्ता उसकी वकालत करते थे। देर से ही सही, कम ही सही, कम से कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सलाह के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितनी बार पाकिस्तान का नाम लेती है उतनी बार भारतीय जनता पार्टी से लोगों को नफरत होती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के नाम पर नहीं, हिंदुस्तान के विकास के नाम पर आई थी, हिंदुस्तान में खुशहाली के नाम पर आई थी, हिंदुस्तान में रोजगार देने के नाम पर आई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तानी स्लोगन बहुत हो चुका। पाकिस्तान की बिरयानी प्रधानमंत्री जी खाए, इनके लोगों ने यात्राएं भी कर ली, पुराना मैत्री संबंध भारतीय जनता पार्टी नेताओं का पाकिस्तान से रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब पाकिस्तान का नाम लेकर अपने पाप को नहीं छुपा सकते, पाप को छुपा नहीं सकते हैं। देश की जनता इनका पाकिस्तानी स्लोगन समझ, मुझे लगता है अकाली जा चुके हैं, पंजाब से भी, दिल्ली से भी जा चुके हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी रहेगी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आएगी। ये पूरा देश जान और मान रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ
ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकीए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्लियां च कंट्रोल आ सकती है।